देखो नेक्स्ट CFT, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? CFT। VBT की लिमिटेशन कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में देखो CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, CFT। देखो सबसे पहले गिवन बाय वॉन वैक एंड बेथे। किसने दी थी? वॉन वैक ने दी थी और बेथे ने दी थी। CFT किसने दी थी? वॉन वैक और बेथे, ठीक है। अब देखो CFT क्या कहता है, क्या नहीं कहता है ना। वैसे तो VBT की सभी जो कमियां थी उसको इन्वॉल्व करता है CFT, है ना। अपन CFT से VBT की कमियों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो CFT एक मोस्ट पावरफुल थ्योरी है एज कम्पेयर टू VBT, है ना, या अधिक इम्पोर्टेंट थ्योरी है VBT की कंपेरिजन में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। गिवन बाय वॉन वैक एंड बेथे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? किसने दी थी? वॉन वैक ने दी थी और बेथे ने दी थी, ठीक है। अब देखो दी थी तो कैसे दी थी वो देखो। देखो वॉन वैक और बेथे क्या कहते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में पहले तो कोई बंध नहीं बनता, है ना। किसी प्रकार का कोई आवेश, कोई बॉन्ड उनमें नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात थी ये, है ना, इलेक्ट्रॉनों का साझा ही नहीं होता है। VBT तो अभी तक चल रहा था ये कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया, और इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। CFT ने कहा भाई इस तरीके का कोई मामला नहीं है ना, साफ साफ एक वर्ड में ही उसने क्या कर दिया, VBT का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कंसेप्ट रिमूव कर दिया, ठीक है। उसने क्या कहा कि जो ऐसा नहीं होता है। फिर बोले कि जुड़ते कैसे हैं तो कंपाउंड बनते कैसे हैं? बोले बनेंगे, और बनेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। बोले वो कैसे? बोले उन्होंने कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं होता। मेटल और लिगेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही जुड़े होते हैं। बोले वो कैसे? बोले जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके, है ना, उनमें देखो क्या यूज़ होता है? मेटल यूज़ होती है, ठीक है। पहली चीज़ तो मेटल के पास वेकेंट साइट होती है ना। मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करता है। दूसरा जो लिगेंड होता है ना, लिगेंड वो ही स्पीसीज हो सकता है जिस पर या तो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। दूसरी बात, या कोई पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज का मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। वही क्या करते हैं? लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं। तो उस एक्स्ट्रा पॉइंट चार्ज के कारण ही क्या करता है वो, उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि उसके पास है और इसके पास कमी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों जुड़े रहते हैं, ठीक है। एक निश्चित मैनर में जुड़कर ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बोले लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता। बोले कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या बोली, लिगेंड में कॉम्प्लेक्सेज में केवल और केवल मेटल के डी ऑर्बिटल काम आते हैं, है ना। उसने साफ साफ कह दिया कि मेटल के कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे? डी ऑर्बिटल काम में आएंगे भैया, बाकी और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डी ऑर्बिटल देगा। अब देखो उसने कहा ना, बोले एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, बोले वो काम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लेते हैं। डी ऑर्बिटल होता क्या है और क्या नहीं होता है, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले तो मैं लिखूं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, ठीक है। देखो डी ऑर्बिटल मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
और डी जेड स्क्वायर, है ना। क्या क्या होता है, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है। क्लियर क्या? ठीक है, ये एकदम समान ऊर्जा के होते हैं जब तक कि इनसे कोई लिगेंड आकर नहीं जुड़ जाता है ना। देखो क्या लिखा मैंने, डी ऑर्बिटल मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एकदम समान प्रकार के होते हैं, है ना। ये एकदम समान प्रकार के होते हैं जब तक कि इनसे कोई लिगेंड आकर नहीं जुड़ जाता है। ठीक है, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट देखना, लिगेंड के जुड़ने से ये 5 डी ऑर्बिटल टूटकर 2 भागों में बट जाते हैं, है ना। ये लिगेंड के जुड़ने से ये 5 डी ऑर्बिटल टूटकर 2 भागों में बट जाते हैं। ठीक है, पहला T2G ऑर्बिटल, है ना। देखो इसमें मैं लिखूं, इसमें 3 डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, इसमें 3 डी ऑर्बिटल होते हैं। डी एक्स वाई बोला, डी वाई जेड बोला, डी जेड एक्स बोला। क्लियर क्या? ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, अब इन तीनों की एनर्जी सेम होती है ना। इस अवस्था में बोले तो T2G सेट में होएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी सेम होएगी। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तीनों डी ऑर्बिटल ट्रिपली डीजनरेट होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये तीनों डी ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं, अतः इनकी संरचना को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखो इनकी संरचना,
देखो x और y, dxy ऑर्बिटल, ठीक है। dxz ऑर्बिटल, ठीक है। dxy तो हो गया ना, dyz नहीं हुआ है ना, ये yz, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल, dyz ऑर्बिटल। बात समझ में? देखो मैंने इनकी इस तरीके से बनाया, क्या होते हैं ये, इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर ये चीज़? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ईजी ऑर्बिटल, दूसरा है ना ये, देखो ये डबली डीजनरेट होते हैं, ये डबली डीजनरेट होते हैं, अर्थात इसमें दो डी ऑर्बिटल रखे जाते हैं, दो डी ऑर्बिटल रखे जाते हैं या आते हैं। देखो dx² माइनस y² और dz²। बात समझ में है क्या? नेक्स्ट देखना, ये डी ऑर्बिटल along the एक्सिस उपस्थित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस अवस्था में इनकी एनर्जी सेम होती है, अतः इनकी संरचना निम्न प्रकार से बनाई जाती है ना। इनकी संरचना निम्न प्रकार से बनाई जाती है। देखो ये x, ये y, ये माइनस y, ये माइनस x। समझ में है आप लोगों को बात? ठीक है। ये क्या कहलाएगा, dx² माइनस y² ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये माइनस z, ये प्लस z, ये क्या कहलाएगा, dz² ऑर्बिटल। आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो ये क्या थे, दो सेटों में कन्वर्ट हो जाते हैं ये टूट कर। क्यों टूटते हैं पढ़ेंगे इसको। एक होता है T2G सेट, एक होता है EG सेट है, ठीक है। क्लियर क्या? तो यहाँ पे देखो एक और चीज़, जब 5d ऑर्बिटल टूटते हैं तो
कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी औसत ऊर्जा स्तर से कम हो जाती है तो कुछ की औसत ऊर्जा स्तर से बढ़ जाती है ना। क्या लिखा मैंने? कुछ जब 5 डी ऑर्बिटल टूटते हैं तो कुछ डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी औसत ऊर्जा स्तर से कम हो जाती है तो कुछ की बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दो भागों में टूटेंगे, T2G और EG। बात समझ में आई क्या मेरी? ठीक है, इस तरीके से क्लियर ये वाली बात है। ठीक है, आप देखो CFT को पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। क्लियर? गुड मॉर्निंग। देखो अपने क्या चल रहा था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। CFT चल रही थी ना। देखो पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक, ठीक है, और यूनिट सेकंड। ठीक है, देखो टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर? ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो मैंने थोड़ा कुछ तो आप लोगों को बताया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले अपन ने क्या देखा था? नॉर्मली डी ब्लॉक क्या, डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या देखा था उसमें कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं नॉर्मली 5 होते हैं, है ना। 5 प्रकार के होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डीजनरेट होते हैं जब उनके पास कोई लिगेंड नहीं आता है। मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं, मैंने क्या कहा, वो डीजनरेट नेचर के होते हैं जब तक कि उनके पास में कोई लिगेंड नहीं आता है। जैसे ही लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उनकी तरफ अप्रोच करता है तो वो टूटकर 2 भागों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक भाग जो डी ऑर्बिटल का होता है वो ट्रिपली डीजनरेट होता है, एक भाग डबली डीजनरेट होता है। ठीक है, डबली डीजनरेट का मतलब क्या है कि उस डी ऑर्बिटल का जो सेट है एक बना है उसकी डीजनरेसी 2 है, एक की डीजनरेसी 3 है। तो 3 डीजनरेसी होने का मतलब है उसमें 3 डी ऑर्बिटल हैं, और 2 डीजनरेसी होने का मतलब है उसमें 2 डबल बॉन्ड है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो उस तरीके से क्या होते हैं, उनकी डीजनरेसी पाई जाती है। इस तरीके से होता है। ये क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहलाती है। डी ऑर्बिटल का टूटना स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहलाता है। क्लियर? क्या फर्स्ट ऑफ ऑल CFT गिवन बाय बता दिया था आप लोगों को, वॉन वैक और बेथे। किसने दी थी? वॉन वैक ने दी थी और बेथे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। पहली चीज़ ये। ठीक है, अब इसके पोस्टुलेट पढ़ते हैं अपन, है ना। क्या क्या कहता है? तो यहाँ पे हेडिंग लिखूँ मैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? वॉन वैक और बेथे ये कहते हैं CFT में हमेशा 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 मेटल बेस्ड डी ऑर्बिटल ही यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या
तो मैं यहाँ पे लिखूँ अकॉर्डिंग टू बेथे एंड वॉन वैग CFT involve only metal based d orbitals, not ns और np ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू बेथे एंड वॉन वैग CFT इन्वॉल्व मेटल बेस्ड d ऑर्बिटल नॉट ns np ऑर्बिटल। क्लियर क्या? नेक्स्ट है दैट मीन्स हियर लिगेंड्स ऑर्बिटल डज नॉट कंसिडर, है ना, यहाँ पे लिगेंड की ऑर्बिटल की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, हियर लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल्स आर डज नॉट कंसिडर। ठीक है, हियर लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल आर डज नॉट कंसिडर। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू CFT, है ना, CFT के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे क्योंकि अपन अकॉर्डिंग टू CFT के अकॉर्डिंग टू वॉन वैग और बेथे के एक ही बात है ना। अकॉर्डिंग टू CFT लिगेंड behave as a point charge। देखो, अकॉर्डिंग टू CFT ligand behave as a point charge, so it will be a negative species। यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर, so it will be a negative species or it will be a lone pair containing न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू CFT लिगेंड बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, सो इट विल बी ए नेगेटिव स्पीसीज, है ना, इट विल बी ए नेगेटिव स्पीसीज और इट विल बी ए लोन पेयर कंटेनिंग न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट देखो CFT का, नेक्स्ट पोस्टुलेट। क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोस्टुलेट कंप्लीट। फोर्थ पोस्टुलेट देखो, CFT ये कहता है कि देयर विल बी नो बॉन्डिंग इन बिटवीन मेटल और लिगेंड। ठीक है, देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली एंड ओनली। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, CFT देखो VBT तो कंसीडर करता है इस चीज़ को, देयर विल बी ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। ठीक है, जिससे वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, बाकी CFT क्या कहता है, देयर विल बी नो बॉन्डिंग इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड बिकॉज मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज
in coordination compounds, and ligand is a electron rich species and behave as a point charge. समझ में आ रही है? So there is a attraction force in between metal and ligand. There is no true bonding in between metal and ligand. Clear क्या? So we will say that there will be a ionic bond या ionic character in between metal and ligand. समझ में मेरी बात है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखूँ, अकॉर्डिंग टू CFT, according to CFT there will be no bonding in between metal and ligand. According to CFT there will be no bonding in between metal and ligand. Clear? क्लियर ना ये वाली चीज? देयर will be a electrostatic force of attraction in between metal and ligand. ठीक है, क्या लिखा नेक्स्ट पोस्टुलेट? अकॉर्डिंग टू CFT देयर विल बी नो बॉन्डिंग इन बिटवीन मेटल एंड ligand. देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन मेटल एंड ligand. ठीक है, दैट मीन्स there will be a ionic bond character in between metal and ligand. ठीक है, क्या लिखा? दैट मीन्स देयर विल बी आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर इन बिटवीन मेटल एंड ligand. क्लियर क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो, और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मेटल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड मेटल बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन रिच और पॉइंट चार्ज स्पीसीज. ठीक है, बिकॉज आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू लिखूं, बिकॉज हियर metal behave as electron deficient species and ligand is considered, लिखो ligand is considered as a point charge. बात समझ में आई? क्लियर? क्योंकि अपन मेटल को तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लेते हैं और लिगेंड को कैसा माना है? पॉइंट चार्ज माना है. समझ में आ रही मेरी बात? और पॉइंट चार्ज होने के कारण उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं. क्लियर? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं. ये बात भी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पोस्टुलेट. जब मेटल की तरफ, मैंने क्या कहा? जब मेटल की तरफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए अप्रोच करते हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, किसी के लिए भी जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए अप्रोच करते हैं तो 5 डिजेनरेट मेटल बेस डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे और स्प्लिट होकर 2 भागों में टूट जाएंगे.
समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँ मैं व्हेन in a complex metal is free, then या मैं लिखूँ पहले that means absence of ligand। ठीक है, मैंने क्या लिखा? when in a complex metal is free, that means absence of ligand, the d orbitals of metal are degenerate। क्या लिखा है? when in a complex metal is free, that means absence of ligand, the d orbitals of metal are degenerate। क्लियर क्या? और degenerate का मतलब क्या होता है? they have, मैं यहाँ पे लिख दूँ, they have same energy, है ना? क्या होती है उनकी? सेम एनर्जी होती है, तब अपन उनको क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल, या बोले तो डीजनरेट डी ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात भी। नेक्स्ट देखो, अब मैंने क्या कहा? जब इनकी तरफ फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं 4 और 6, तो ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं और 2 भागों में टूट जाते हैं। क्लियर क्या? लिखो इस चीज़ को मैं, व्हेन ligand approach towards the, देखो मैंने क्या लिखा? when ligand approach towards the metal for the complex formation, then 5 degenerate d orbital split into 2 set, है ना? स्प्लिट इनटू, या ऐसे लिख दूँ, स्प्लिट इनटू 2, ऐसे लिख देते 2 सेट। ठीक है, क्लियर? स्प्लिट इनटू 2 सेट। देखो, व्हेन लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स द मेटल फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देन 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट। One is triply degenerate and one is doubly degenerate, that are called T2G and EG orbitals respectively। That is called T2G and EG orbitals respectively। देखो क्या लिखा? When ligands approach towards the metal for the complex formation, they then 5 degenerate d orbitals five degenerate d orbitals split into 2 sets. One is triply degenerate and one is doubly degenerate, that is are called T2G and EG orbitals respectively। ठीक है, this is called
दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग, दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्या कहलाता है ये? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बात ये समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो डी ऑर्बिटल की, मैंने कहा जब लिगेंड अप्रोच करते हैं डी ऑर्बिटल की तरफ तो क्या होता है कि डी ऑर्बिटल जो मेटल बेस डिजेनरेट डी ऑर्बिटल है वो टूट कर क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। एक डबली डिजेनरेट होता है और एक ट्रिपली डिजेनरेट होता है। इसको क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल की इस प्रकार टूटने का जो प्रोसेस होता है अपन उसे क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं। अब जब इन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग से क्या होता है कि एक डी सेट, डी ऑर्बिटल का जो सेट है वो एवरेज एनर्जी से अपेक्षाकृत नीचे चल जाता है और एक हायर एनर्जी लेवल पे चल जाता है। समझ में आ रही? तो क्या होएगा, ये उनकी स्प्लिटिंग कहलाएगी, है ना। एक तो नीचे रह गया, एक ऊपर चल गया। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्या कहलाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहलाएगा। और इस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल से क्या होता है, सिस्टम में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। और ये जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी भी सिस्टम में ये जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग से रिलीज हो रही है, जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है। क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है। देखो नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखो, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्या लिखा, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स सिस्टम रिलीज some amount of energy is called crystal field stabilization एनर्जी। ब्रैकेट में क्या लिख दूँ, CFSE। ठीक है। मैंने क्या लिखा, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स सिस्टम रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बिकॉज दैट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल for the thermodynamic because that energy is responsible for the thermodynamic stability of the system। समझ में आया ये चीज़ भी? ठीक है। क्यों रिलीज होती है, क्योंकि ये सिस्टम की थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है। ये जितनी ज़्यादा होएगी किसी भी सिस्टम के लिए उतना ही क्या होएगा, सिस्टम मोर स्टेबल होएगा। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है। ये क्या कहलाएगी, जो रिलीज एनर्जी है जो किससे रिलीज होती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग से रिलीज होती है। क्लियर? ठीक है। अब देखो CFSE आया और क्या क्या बातें होती है CFSE के बारे में वो भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो हेडिंग देखो नेक्स्ट में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। क्या कहेंगे, CFSE।
इसका जो शॉर्ट में नाम होएगा वो क्या होगा, CFSE। ठीक है, अब देखो CFSE क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ CFSE is a energy term which are create during the d orbital splitting। ठीक है, CFSE is a energy term which are create during the d orbital splitting। ठीक है, समझ में ही मेरी ये बात है। नेक्स्ट चीज देखो, as well as splitting of d orbital increase the value or amount of CFSE also increase। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, CFSE for a complex its value may be negative or 0 but never positive। ठीक है, CFSE for a complex its value may be negative और 0 but never positive। ठीक है, ये बात भी क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, इधर लिख देती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट देखो CFSE के बारे में। CFSE deals with the thermodynamic stability of the complex। ठीक है, क्लियर, समझ में मेरी बात। देखो मैंने क्या लिखा CFSE के बारे में कि CFSE वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है या एनर्जी की वो अमाउंट होती है जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के दौरान सिस्टम में रिलीज होती है। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा CFSE होगी, सॉरी जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगी उतना ही वैल्यू CFSE का होएगा। जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल उतनी ज़्यादा वैल्यू CFSE की होगी। नेक्स्ट क्या लिखा, CFSE की वैल्यू या तो नेगेटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, देखो CFSE डील विद द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये क्या करती है CFSE, देखो दो प्रकार की स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्सेस की, एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी, एक होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। आप लोगों के सिलेबस में है, पढ़ेंगे उस चीज़ को बाद में, है ना, वहाँ अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगी। मैंने क्या कहा, सिस्टम की स्टेबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। जो CFSE डील करती है वो क्या, CFSE कौन सी स्टेबिलिटी से डील करती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से डील करती है। क्लियर ये वाली चीज़ भी, ये सब बातें किसके बारे में, CFSE के बारे में, कि CFSE होती क्या है, ये
मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी से अपन क्यों पढ़ते हैं CFSE को, कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई उसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, और ये रिलीज़ होती है तो सिस्टम को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, वो सब बातें समझ में आप लोगों को क्लियर ये चीज़। अब देखो जब भी d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है ना, जब भी d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी तो अपन वो जो एनर्जी है बोले तो दोनों जो W और DDD जनरेट d ऑर्बिटल के सेट बने हैं है ना, उनका एनर्जी गैप कितना होता है 10dq के बराबर होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। मैं क्या कह रही हूँ कि स्प्लिटिंग के दौरान जो d ऑर्बिटल होते हैं है ना, स्प्लिटिंग जब d ऑर्बिटल की हो जाती है और W और DDD जनरेट d ऑर्बिटल बनते हैं तो जो मैंने कहा एक तो एवरेज एनर्जी से नीचे की साइड चल जाता है और एक ऊपर की साइड चल जाता है। समझ में आ रही है। अब कौन सा जाता है कौन सा नहीं जाता है वो तो देखो अपन किस में पढ़ेंगे, अपन जैसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना इनकी, तो किस ज्योमेट्री में किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बने ये वहाँ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रही है। तो क्या होता है उनका जो एनर्जी गैप होता है वो किसके बराबर होता है 10dq के बराबर होता है। ठीक।